हेलो स्टूडेंट, पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट में जो छोटा सा डिफरेंस है वो क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, ट्रांजिशन बिहेवियर रखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आपस में कनेक्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल n-1 डी ऑर्बिटल में n-1 डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिंक के n-d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे क्लास में कि सिल्वर एजी ट्रांजिशन है कि नहीं है। सिल्वर एजी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 4d10 हो जाएगा, लेकिन सिल्वर +1 के साथ साथ +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ कंपाउंड्स में शो करता है। इससे डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए सिल्वर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कुछ बच्चों को पिछले क्लास में कुछ कंफ्यूजन था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। उससे पहले कुछ बच्चों के जो कंफ्यूजन लास्ट वीडियो लेक्चर में रह गए थे, वो कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। पहला कंफ्यूजन था स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। इस कंफ्यूजन को पहले देखिए। शील्डिंग इफेक्ट ये क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ये कंफ्यूजन पहला कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को देखिए। शील्डिंग इफेक्ट जब ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ के शेल है, ये पास का शेल है, ये उससे दूर का शेल, ये उससे दूर का शेल। तो जो इनर शेल के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि डी ऑर्बिटल पहले होता है, ये डी है, और एस ऑर्बिटल उसके बाद होता है। मान लिया 3D की सीरीज की बात करें हम, तो ये 3D होगा और ये 4s होगा और ये होगा न्यूक्लियस जो शेल्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, उसे हम Z-इफेक्टिव से दिखाते हैं। Z-इफेक्टिव जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस का शेल्स पर, उसे हम Z-इफेक्टिव से दिखाते हैं। न्यूक्लियस शेल पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिससे शेल न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में रहते हैं, आपस में बंधे। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में शेल रहते हैं। लेकिन जब डी वो इफेक्ट जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर से रोकें, शील्ड करें, ढाल बना लें, तो उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से रोकेंगे, तो उसे शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। अब बात करते हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज में जैसे स्कैंडियम लिया हमने, अब ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। हमने ये सीरीज लिखी 3D सीरीज। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज है। 4D सीरीज में स्कैंडियम के बाद यूट्रियम,
molybdenum, ruthenium, ये 4D सीरीज हो गई आपकी, 4D सीरीज। 5D सीरीज लैंथेनम, ऑफनियम, ये सीरीज हो। 3D सीरीज में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D1 4s2 होता है, इसका 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, ये एक्सेप्शनल केस है, 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, कॉपर का 3D10 4s1 और जिंक का 3D10 4s2। अब देखिए एटॉमिक रेडियाई कैसे इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे स्केडियम के केस में डी में 3D में एक इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगाएगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट कुछ नहीं होता। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ते जाएंगे, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां तक जेड इफेक्टिव जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। स्क्रीनिंग इफेक्ट से ग्रेटर होगा तो यहां से यहां तक आने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। इन दोनों में जेड इफेक्टिव, अब देखिए हाफ फील्ड से ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, 3D6 3D7 हो गया है, तो यहां पे जेड इफेक्टिव रिपल्शन शील्डिंग इफेक्ट के इक्वल होगा, तो यहां पर एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी। और कॉपर और जिंक में जेड इफेक्टिव लेस हो जाएगा शील्डिंग से, इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगी। ये एटॉमिक रेडियस का केस है। ये हर सीरीज में ये ट्रेंड फॉलो होगा। लेकिन ग्रुप में देखिए, अगर ग्रुप में क्या होता है, स्कैंडियम में तो वही नॉर्मल ट्रेंड है जो रहता है, मतलब ग्रुप में अगर बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। इस ग्रुप में वही ट्रेंड रहेगा जो नॉर्मल ट्रेंड है, मतलब लैंथेनम की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी थर्ड ग्रुप में। लेकिन फोर्थ ग्रुप में देखिए, फोर्थ ग्रुप में जब हम बढ़ेंगे, अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका होता है 72। 58 से 71 तक के एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में है। एफ ब्लॉक में है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 एफ शेल में इंटर करता है। अब देखिए यहां तक नॉर्मल ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई का फॉलो होगा, लेकिन जब यहां पर हम देखते हैं, यहां से यहां आने पर 3D से 4D आने पर नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, मतलब जिरकोनियम की जो रेडियस होगी वो टाइटेनियम से ज्यादा होगी। लेकिन जब जिरकोनियम से हॉफनियम तक आते हैं, अब देखिए क्या होगा, हॉफनियम में आने, अब ये ट्रेंड चेंज क्यों हुआ? ट्रेंड चेंज इसलिए हुआ कि इन दोनों के बीच एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करता है? n-2 एफ शेल में इंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि हॉफनियम में क्या होगा, इनर शेल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4f और ये क्या है? 6s है। F की शील्डिंग पावर, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, F की शील्डिंग पावर सबसे कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन, ये
इसको शील्ड नहीं कर पाएगा तो रेडियस क्या होगी, ये डी शील्ड कर रहे थे तो रेडियस क्या थी, रेडियस जब इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो रेडियस क्या होगी, बड़ी होने लगी थी, लेकिन ये शील्ड नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगाएगा और रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जिरकोनियम की रेडियस हाफनियम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। जिरकोन, ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा जाता है कि क्यों 4d की एटॉमिक रेडियस 5d के इक्वल हो जाती है, इसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि 4f की शील्डिंग पावर कम होने की वजह से, 4f की शील्डिंग पावर कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगता है, जिससे रेडियस कम हो जाती है। इसे कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है, सीबीएसई के एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे। तो ये दो चीजें हो गई आपकी, एक जेड आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट पता हो गया आपको, और दूसरे क्या पता हो गया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पता हो गया। यहीं पे हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, जेड इफेक्टिव कई जगह यूज किया गया है, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में भी यूज होता है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, 4d का कि 5d का? ऑब्वियसली 5d का ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन f में एंटर कर रहा है। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा 5d का इन कंपेरिजन। जेड इफेक्टिव क्या, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, किसका ज्यादा होगा, 5d का इन कंपेरिजन टू 4d। इसका यूज करेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में। यहीं पे हम कंपेयर कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब सीरीज लिखी हुई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करते हैं। देखिए कल की क्लास में हम यही पढ़ाएंगे आपको, आयनाइजेशन एंथैल्पी को यहीं पे कंपेयर करते हैं। हमने इससे पहले लेक्चर में बताया था, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, याद रखिए, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसमें जेड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इसीलिए एल्कली मेटल्स, उनका साइज क्या था, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती थी। ग्रुप में पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्रुप में जाने पर साइज बढ़ता है। इसलिए साइज बढ़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है ग्रुप में बढ़ने। अब देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इस फॉर्मूले का यूज हम आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने में यूज कर लेंगे। देखिए, पीरियड में बढ़ने पर, पता है आपको, अभी बताया हमने कि पीरियड में बढ़ने पर, यहां से यहां तक बढ़ने पर साइज कम होता है। अगर साइज कम होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। आयरन कॉपर निकिल, इसमें क्या होता है, साइज कांस्टेंट हो जाता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी सेम आती है। और कॉपर और जिंक में क्या होता है, कॉपर और जिंक में साइज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं होती। क्यों नहीं कम होती, उसका भी इफेक्ट बताता हूं। जिंक का साइज बड़ा था, अभी बताया मैंने कि जेड इफेक्टिव क्या था, इसमें जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट से कम था, साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें साइज बड़ा नहीं होता, साइज बड़ा होता है। अगर साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कम नहीं होती। क्यों नहीं कम होती, क्योंकि जेड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s2 मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिंक की वैल्यू 3d सीरीज में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी आएगी, जिंक की। क्यों, हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है ये बात कि जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, जिंक की। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिंक की। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आप लोग खुद निकालिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आप लोग खुद निकालकर हमको बताइएगा कि सेकंड आयनाइजेशन वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। मैं आपको आंसर ही बता देता हूं, लेकिन आप लोग प्रूफ बताइएगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्रोमियम और कॉपर की बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू
3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्रोमियम और कॉपर की होती है। चलिए ठीक है, अब एक चीज और कंपैरिजन कर लें हम। पीडीएफ में बता दिया आयनाइजेशन एनर्जी, सबका ट्रेंड तीनों सीरीज का यही रहेगा। ग्रुप में देखिए क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूं मैं आपको। ये कंपटीशन में कई बार पूछा गया है, ये ग्रुप का, आपको इससे क्लियर भी हो जाएगा। जैसे आपने ले लिया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्करी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी होगी? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्करी। साइज पता है आपको, ऊपर से नीचे आने पर यहां से यहां आएंगे, साइज इंक्रीज करेगा, और इन दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। ऐसे इसमें भी होगा, यहां से यहां आने पर क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा, इन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। फॉर्मूला लगाइए, इसमें फॉर्मूला लगाइए और बताइए कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहां से यहां आने पर नॉर्मल ट्रेंड क्या है? ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। सही बात है। तो कॉपर की वैल्यू सिल्वर से क्या होगी? ज्यादा होनी चाहिए। कॉपर की वैल्यू सिल्वर से ज्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। सिल्वर और गोल्ड पे कंपेयर करें, अब आप लोग कहेंगे कि साइज सेम हो गया तो वैल्यू भी सेम होगी। नहीं, अभी बताया मैंने कि 5D सीरीज की जेड इफेक्ट, अब यहां पे साइज सेम हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अब साइज सेम हो गया, साइज का फैक्टर कॉमन हो गया, अब ये फैक्टर लागू नहीं होगा। अब लागू क्या होगा? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? जेड इफेक्टिव 5D सीरीज में ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी बताया मैंने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इससे यहां पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? सबसे ज्यादा यहां पे होगी गोल्ड की, उसके बाद होगी कॉपर की, सबसे कम होगी सिल्वर की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन से, और सीबीएसई ये पूछ सकता है इसको। इसी तरह इसमें भी होगा, सबसे ज्यादा होगी मरकरी की, उसके बाद आएगी जिंक की, और सबसे लास्ट में आएगी कैडमियम की। ये होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। और एक चीज और पूछी जाती है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, जैसे ये स्कैंडियम हुआ, स्कैंडियम में कॉन्फ़िगरेशन था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर ये आयनाइज हो, स्कैंडियम आयनाइज हो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? आयनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, आयनाइज मतलब आयन का बनना। अगर ये आयन बनेगा, स्कैंडियम मेटल है तो हमेशा इस पे क्या चढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो स्कैंडियम मेटल है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। अगर मान लीजिए स्कैंडियम चेंज हो स्कैंडियम +1 या स्कैंडियम +2 में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3D से निकलेगा कि 4s से निकलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहां सीबीएसई में भी कई बार पूछा गया है। 4s से निकलेगा कि 3D से निकलेगा? देखिए, अगर इसको अरेंज करेंगे तो 3D पहले आ जाएगा, 3d1, 4s2, लास्ट शेल क्या हो गया? 4 शेल। अब ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया 3D, ये हो गया 4s। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज्यादा लगेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, तो 3D पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पहला निकलेगा वो किससे निकलेगा? s से निकलेगा। तो अगर स्कैंडियम +1 बने तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1, 4s1, 3d1, 4s1। अगर स्कैंडियम +2 बने तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d1, 4s0। और अगर स्कैंडियम +3 बने तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d0, 4s0। ये शेल इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं डी में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? 3D से निकलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? हमने आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एटम पर जो चार्ज चढ़ता है, पॉजिटिव या निगेटिव,
ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पॉजिटिव चढ़ेगा या नेगेटिव चढ़ेगा ये डिपेंड करेगा कि उस एटम का कैरेक्टर कैसा है। एटम अगर मेटेलिक है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, एटम अगर नॉन मेटेलिक है तो उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट पता है आपको, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। अगर मेटल्स होते हैं तो हमेशा ये क्या होंगे, आयनाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और इस पर क्या चढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, वेरिएबल, मतलब एक तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जिस तरह आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन की -2 होती है, -1 भी कहीं कहीं होती है, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे आयरन +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है। +2 होगा तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, FeCl2। अगर +3 होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, FeCl3। कॉपर इसी तरह, कॉपर +1 भी शो करता है, कॉपर +2 भी शो करता है। मतलब जब कोई एलिमेंट्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगे तो उसे कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये खासियत है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यही ट्रांजिशन एलिमेंट की खासियत है। क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका रीजन देखिए। इसका रीजन ये है, इसका रीजन छुपा है इसके कॉन्फ़िगरेशन में। क्या होता है, या तो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मोशन में क्या हो जाएगा, 3D 4s होगा, 4D 5s होगा, 5D 6s होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। होता क्या है कि 3D ये न्यूक्लियस, ये D सब शेल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ये S सब शेल। D में क्या होता है, D और S के स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, इस पे स्क्रीनिंग इफेक्ट D पर, और D पे क्या है, D इसको शील्ड कर रहा है, D S को। चलिए सिंपल वे में समझिए, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट शो variable oxidation state because N-1D and NS electron both take part इन बॉन्डिंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, NS इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारे एलिमेंट करते हैं। लेकिन इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट की ये खास बात है कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उससे इनर शेल के जो डी इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए ये S इलेक्ट्रॉन तो निकालते ही निकालते हैं, और साथ में क्या करते हैं, D इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं D के, वो भी निकाल देते हैं। इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और ये वेरिएबल, ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है, N-1D शेल और NS में एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लो, बहुत पास होते हैं। एक यहां पे होगा तो एक यहां पे होगा, तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन आप आसानी से जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, जब एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से एक दूसरे में आ जा सकते हैं। इसलिए N-1 और NS इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अभी इस यहां तक यहीं पे रखते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 3D की पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताएंगे कौन सा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। थैंक यू।